नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, गॉस लॉ देखा था, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थितिकी का गॉस लॉ। अच्छा, उसमें मैंने एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी थी। वो मेरे घर में लाइट चली गई थी, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखिए क्या मैंने मिस्टेक की थी, बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। मैंने किया गया था, देखिए एक हमने क्यू चार्ज लिया था, पॉजिटिव क्यू चार्ज, और इससे हमें करना क्या था कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हमें ये बताना था। तो हमने किया क्या था कि हमने गॉसियन सरफेस बनाई थी, एक स्फीयर बनाया था ऐसे, एक गॉसियन सरफेस, ये एकदम सेंटर में आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके पूरे सिमेट्रिक हमने गॉसियन सरफेस बनाई थी जिसकी रेडियस कितनी थी, आर थी, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल एरिया लिया था जिसका एरिया वेक्टर डी ए ऐसे आया था, ठीक। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से, हमने देख चुके हैं इससे पहले। ये ई आ गया था, ई वेक्टर। तो यहाँ हमने देखा था ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच जो एंगल आया था हमारा, वो 0 डिग्री आया था, याद होगा आपको, 0 डिग्री। तो अच्छा, इस तरह से हम कहीं भी देखते थे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने एरिया ऐसे लिया, छोटा सा एरिया, स्मॉल डी ए हमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी, रेडियली आउटवर्ड आएगी ई। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर पॉइंट पर, चाहे यहाँ पर हम लें चाहे यहाँ पर लें, हर पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो हमारे यहाँ पर रखा है उससे सभी आर डिस्टेंस पर ही हैं, सभी के सभी आर डिस्टेंस पर ही हैं। ये जो हमने ऑरेंज कलर की गॉसियन सरफेस जो ली है, ये एक स्फीयर है। मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि ये एक 3D सरफेस होती है, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक। हमने क्या था, गॉस लॉ में क्या कहता था, गॉस लॉ, हमें गॉस लॉ का बेसिकली हमें प्रूफ ही करना था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे निकालते हैं। ये ऐसे करने का मतलब होता है, जो हमने बनाया इंटीग्रल में 0, इसका मतलब होता है पूरा क्लोज सरफेस, एस का मतलब सरफेस। हम ऐसे लिखते हैं ई डॉट डी एस, ऐसे ही हम फ्लक्स निकालते हैं। यही फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला था। गॉस लॉ के अलावा हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं, फाई टोटल। तो हमने क्या लिखा था, फाई टोटल, फाई एस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा कितना, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटू डी एस। ये जो डी एस होता है वो स्मॉल एरिया है, क्योंकि हमने यहाँ डी ए लिया था, आप इसको डी ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप डी ए ले लीजिएगा, पिछले वीडियो के साथ मैंने डी एस ले लिया, आप डी ए इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी एस लीजिए या डी ए लीजिए, बात एक ही है। बेसिकली ये दिखाता क्या है हमें, ये डी ए का मतलब होता है स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा एरिया। तो यहाँ से हमने फाई एस क्या लिखा था, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बाई आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन होता है, पृष्ठ समाकलन इसको हम कहते हैं। ये बचा हमारा डी ए, यानी हम सरफेस के सारे एरिया को, छोटे छोटे डी ए जो हमने यहाँ बनाए हैं, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, या छोटे छोटे जो डी ए इस सरफेस पे जो पैच होंगे, पैच, छोटे छोटे डी ए, छोटा छोटा इलाका ये डी ए का, इन सबको हम जोड़ने वाले हैं। तो सबको जोड़ के हमें पूरा एरिया मिल जाएगा, गोले का, स्फीयर का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो फाई एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। यहाँ से हमारा फाई एस क्या हो जाएगा, देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू ए। एरिया सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा 4 पाई गया, आर स्क्वायर गया, तो फाई एस हमारा क्या मिल जाएगा, Q/एप्सिलॉन 0। और हमने एक चीज़ और बताई थी, जो ये Q जो होता है, ये Q टोटल होता है, Q टोटल। और इस Q टोटल को निकालने के लिए हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को जोड़ते हैं, सबको हम जोड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज, इन सबको हम जोड़ते हैं।
जैसे हमने बात की थी कि अगर हमारे पास 2 कूलम है और -3 कूलम है तो हम टोटल Q इनक्लोज क्या लिखेंगे, Q इनसाइड या Q इन लिखते हैं ऐसे, +2 -3 बराबर -1 कूलम। तो ये जो हमारे सामने एक्सप्रेशन लिखा है बेसिकली यही हमारा गॉस लॉ होता था। फाई हमारा टोटल फ्लक्स है, इंटीग्रल के साथ जो S बना है वो सरफेस इंटीग्रल को दिखा रहा है, E.dA या E.ds भी लिख सकते हैं, = Q इनसाइड अपॉन ε0। आज हम इसका यूज करके कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ ऐसी कंडीशन दे दी कि हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक ऐसे वायर दिया हुआ है, ठीक, इनफाइनाइट लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर है, ये बहुत लंबा वायर, अनंत लंबाई का वायर से समझ लीजिए, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब इस पर धनावेश हमने दिया है कैसे भी करके, ये धनावेशित ये तार है, ठीक। हमसे पूछ क्या रहा है धनावेशित तार के यहाँ कि भाई साहब आप इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, इस पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए गॉस लॉ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, गॉस लॉ के लिए हम करते क्या हैं, हमेशा सिमेट्री कंसीडर करते हैं। ये जो वायर है ये इनफाइनाइट लंबा है, पहले बता दूं इनफाइनाइट लंबा का मतलब बहुत लंबा है, बताऊंगा अभी इनफाइनाइट का मतलब भी क्या होता है। ये इनफाइनाइट लंबा बहुत दूर तक गया हुआ है, ये यहाँ नीचे भी बहुत दूर तक इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक। अब ये हमें यहाँ पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो करेंगे क्या, हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और जो गॉसियन सरफेस होती है यानी गॉसी पृष्ठ जो होता है वो काल्पनिक होता है। इस केस में हम जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो एक सिलेंडर लेते हैं, काल्पनिक सिलेंडर। कैसे लेते हैं, सिमेट्रिक एकदम, कुछ ऐसे बनाते हुए हम सिलेंडर एक लेते हैं, ऐसे हम कुछ सिलेंडर लेते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, सिलेंडर बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्यान हमें क्या रखना है बताता हूं। सही से बन नहीं पा रहा मुझसे, मान लीजिएगा ये पॉइंट R यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गॉसियन सरफेस उसको काटते हुए जाए। ऐसा नहीं कि गॉसियन सरफेस पे, मतलब कि सरफेस पे पॉइंट आना चाहिए। हमारे यहाँ पॉइंट आ गया। तो एक बात मैंने आपको बहुत पहले एक लेक्चर में बताई थी कि जो हमारा मेटल सरफेस वगैरह होते हैं, मेटल सरफेस वगैरह जो होते हैं, हमारी जो मेटल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल निकलेगा, 90 डिग्री पर निकलता है। ये रूल है, ये मैंने नहीं बनाया, ये रूल है फिजिक्स का। कैसी भी कंडक्टिंग सरफेस होगी, जैसे मान लीजिए हमारी कंडक्टिंग सरफेस ऐसे कुछ बनी है, ये कंडक्टिंग सरफेस, तो इससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो नॉर्मल निकलेगी, ऐसे की ओर निकलेगी, इससे हमेशा सरफेस के लंबवत निकलती है। ये थोड़ा सा एजम्पशन भी है, एक तरह से रूल भी है। तो यहाँ भी हम मान के चलेंगे। तो यहाँ आप देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, लंबवत बाहर की ओर जाती हुई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और बात ध्यान से देखिएगा, जो ऊपर का एरिया बचा, ये वाला एरिया, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ही नहीं, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ जाएगी ही नहीं। और यहाँ का फ्लक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों सरफेस का जो ऑरेंज कलर से जो मैंने ये डैश किया है, जो रंगा है, ये ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आप उन दोनों सरफेस का एरिया वेक्टर ज़रा बनाइए। इसका वाला सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, DA वेक्टर, और नीचे वाले एरिया का भी एरिया वेक्टर कैसे आएगा, DA वेक्टर नीचे की ओर। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा कैसे रही है, ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री यहाँ पर। तो जब 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गई तो यहाँ पर हमारा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, E.ds है, ज़ीरो। आई बात समझ में। तो इस वजह से ऊपर वाली जो दोनों सरफेस हैं वो हमारी कोई भी फ्लक्स बनाने में मदद नहीं करेंगी, उनके द्वारा बनाया हुआ फ्लक्स कुछ नहीं होगा, ज़ीरो होगा। जो मेन हमारी सरफेस बची अब वो क्या हुई, अब हमारी सरफेस बची सिर्फ कर्ड वाली, जो ग्रीन कलर की सरफेस बची, ये बाहर वाली, ये वाली सरफेस फिर हमारी योगदान देगी। तो उसका एरिया वेक्टर जब हम लिखेंगे तो एरिया वेक्टर उसका कुछ ऐसे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आएगा यहाँ पर, DA वेक्टर। समझ में आ रहा है।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह देखिए ऐसे, इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, जो वक्र वाला पृष्ठ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से उसी से निकल रही है, ध्यान से समझिए। और जो बचा हुआ हमारा ये देखिए एरिया वेक्टर हमारे यहाँ हो जाएगा डी ए वेक्टर उसके साथ। तो इन केसेस के लिए हम बात करेंगे, इस केस के लिए, इस नियम की, तो यहाँ पर थीटा हमारा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा गॉस लॉ लगाना और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना आसान हो गया। ठीक, कैसे यहाँ पर गॉस लॉ हम लगाएंगे? गॉस लॉ से हम लिखेंगे यहाँ पर, गॉस लॉ लगाने पर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं गॉस क्या लिख रहा हूँ मैं, बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। ये होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। माध्यम यहाँ पे हम फ्री स्पेस ही लेके चल रहे हैं। अब हमें मेन हमारा टास्क है क्यू इनसाइड निकालना। और इसमें देखिए एक चीज़ आपको और दी थी, यहाँ पे आपको एक लैम्डा दिया था। लैम्डा का मतलब होता है भाइयों और दोस्तों चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में इकाई लंबाई में कितना आवेश है। और इस सिलेंडर की लेंथ आप मान लीजिएगा, जो इसकी लेंथ है वो है L। ठीक, इसकी लेंथ आप मान लीजिएगा L है, क्योंकि हमने बनाया है, हमने मान लिया कि सिलेंडर की लेंथ है L। ठीक, रेडियस तो जो कि हमें डिस्टेंस R दिया ही हुआ है, तो रेडियस मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ हमें लैम्डा दिया हुआ है। अब यहाँ से समझिएगा कि इकाई लेंथ का हमारा जो आवेश हुआ वो लैम्डा हुआ। अंदर आवेश कितने लंबाई में है ध्यान से देखिएगा, L लंबाई में ही तो है। तो एक लंबाई में लैम्डा हुआ तो L लंबाई में कितना होगा, लैम्डा L आवेश होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यूनिट लेंथ, लैम्डा का मतलब होता है चार्ज बटा में लेंथ, कि इकाई लंबाई में कितना आवेश है। इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, हमारा यूनिट लेंथ में चार्ज डेंसिटी जो दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, वो हमें कितना दिया हुआ है, लैम्डा। तो लैम्डा है क्या, एक यूनिट का, एक लंबाई का है लैम्डा चार्ज डेंसिटी। तो L लंबाई में कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा L। ठीक है, तो यहाँ से हमारा Q इंक्लोज्ड कितना हो जाएगा, यहाँ से हम फाई एस लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास एक और तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। हम फाई एस का ये भी तो फार्मूला जानते हैं। फाई एस बराबर, एक और फार्मूला हम क्या जानते हैं, मैथमेटिक्स कहती है, E डॉट डी एस कहती है मैथमेटिक्स भाई साहब। तो E डॉट डी एस में ज़रा थोड़ा सा आप केयर करिएगा। फाई एस हमारा क्या होगा, फाई एस देखिए E हमारा हर जगह कांस्टेंट होगा। E तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट हमने देख लिया, चाहे आप यहाँ पर लीजिए चाहे यहाँ पर लीजिए, गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। ठीक, इतना हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, और अंदर इंटीग्रेशन। और देखिए एक चीज़ और देखिए, वही मिस्टेक मैं फिर यहाँ करने जा रहा था। यहाँ पर E डॉट डी एस हमने ऊपर लिखा है, हमने ऊपर देख लिया कि ये ई डी एस कॉस थीटा जब हम करेंगे तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या था, 0 डिग्री था इनके बीच में एंगल। फिर से आप फिगर देख लीजिए ऊपर, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री आया है थीटा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब यहाँ से हम E को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है ये हमारा ds, ये सिर्फ ds का इंटीग्रेशन बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा ds ये है क्या, जब आप ds को पूरा इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, येलो कलर से बना रहा हूँ, ये आपको पूरा कर्व्ड सरफेस जो है, ये वक्र पृष्ठ है, इसका पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये वक्र पृष्ठ जो मैंने येलो से रंगा है 3D में, ये पूरा आपको एरिया मिल जाएगा, यही आपका dA बनेगा। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक सिलेंडर का, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। हम फार्मूला क्या लिखते हैं, सबको पता होगा, 2 पाई RH होता है E इंटू 2 पाई R, यहाँ पर हमने R ही लिया, रेडियस दिया हुआ है, और H की जगह हमने L माना है तो L, 2 पाई RL। तो देखिए हमने दोनों तरीके से फ्लक्स निकाला। एक हमने गॉसेस लॉ से, गॉस के नियम से फ्लक्स निकाला, हमें क्या निकाला, गॉस के लॉ से फ्लक्स ये निकाला। और मैथमेटिकल जो हम फ्लक्स निकालते हैं हमने ये निकाला। दोनों बराबर ही तो होंगे भाई, मेथड ही तो अलग अलग थे। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
दोनों को बराबर करने के बाद आपको मिलेगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल टू ई इंटू 2πRL, यही मिलेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ एल से एल कैंसिल हो गया। हमें निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है। आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आपका निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। आ रही बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ये फार्मूला किस चीज़ का हुआ। ये हमने जो देखा है, ये हमने देखा है कि एक इनफाइनाइट लंबाई का अगर हमारे पास कोई धातु का चालक हो तो उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो गॉस के नियम से हमने निकाला। बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। इस सरफेस में फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ ये ऑरेंज वाली जो सरफेस थी, इसका देखिए डी ए कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर डी ए वेक्टर, और इस वाली ऑरेंज सरफेस का डी ए कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है डी ए वेक्टर। तो जो डी ए वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब होगा तो ई डी ए कॉस थीटा हम करेंगे तो कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरने वाली नहीं है। और हमने एक रूल भी पहले पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। उस वजह से भी हमने इस तरह से निकाला। गॉस लॉ हमें क्या बताता है, क्लोज सरफेस से फ्लक्स कैसे निकलेगा, क्यू इनसाइड टोटल बटा एप्सिलॉन ज़ीरो। अब क्यू इनसाइड हमको पता नहीं था, तो हमें दे रखा था क्या, लैम्डा। हमें लैम्डा दे रखा था कि भैया समझिए कि 1 मीटर लेंथ का आपको चार्ज दे रखा है लैम्डा। तो एल मीटर लेंथ का कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। 1 मीटर का चार्ज लैम्डा है तो एल मीटर का कितना होगा, लैम्डा एल। तो वही हमने किया है। भाई आप समझिए, ये जो चार्ज है गॉसियन सरफेस पे नहीं है, ये चार्ज इस तार पर है। ठीक है, गॉसियन सरफेस तो हमने इसके चारों ओर ऐसे बनाई नहीं, तो काल्पनिक सरफेस है, यहाँ हमने ऐसे बनाया है सरफेस। ये गॉसियन सरफेस तो यहाँ पर है और हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, जो कि इससे आर डिस्टेंस पर है। तो बात को समझिएगा कि चार्ज है कहाँ पर। तो हमने पूरा प्रोसेस किया तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यहाँ से मिल गया। दोनों को हमने इक्वेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आर डिस्टेंस पर कितनी आ गई, 2π लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। इस लैम्डा को कहते क्या हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर का मतलब हिंदी में कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, या मोर स्पेसिफिकली कहें तो हम इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में कितना आवेश है, उसी को लैम्डा कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया बात। अब यहाँ पे सवाल है कि अगर भाई साहब ये चार्ज निगेटिव होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स हम बनाते हैं वो अंदर की ओर होती है। देखिए कैसे होता, बात समझिएगा। अगर निगेटिव होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, कोई घबराने की बात नहीं है। सपोज़ करिए हमने जो ये आवेश लिया, आवेशित तार, कोई चालक, वो निगेटिव आवेश है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ आएंगी, अनंत से इसकी ओर आएंगी, ऐसे आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव का सब खेला है और कुछ नहीं है। पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में। इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। ये हमारी आर डिस्टेंस, ये ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया है, ई बराबर लैम्डा बटा में 2π एप्सिलॉन ज़ीरो आर। ये एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट अगर नहीं समझ में आता है तो इसको घबराइए मत, कैपेसिटर स्टार्ट होने दीजिए, बढ़िया से समझ में आएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। लैम्डा बटा 2 एप्सिलॉन ज़ीरो आर। लैम्डा 2π एप्सिलॉन ज़ीरो तो सब कांस्टेंट है ना, यहाँ पर सब नियतांक हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई डिस्टेंस के। ये आर डिस्टेंस है, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस के चारों ओर बनाया था, इसलिए रेडियस भी वहाँ पर हो गया था। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक रेक्टेंगुलर टाइप का, हाइपरबोला टाइप का, ये ऐसे कुछ ग्राफ इसका आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ इन्वर्सली ये ग्राफ है, ई प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, इस टाइप का कुछ ग्राफ। तो ये जो चीज़ें अभी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी, और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना। इसको फिर से आप ध्यान से ऊपर जाके बढ़िया से देखिएगा। और इस लेक्चर को मैं यही बंद करता हूँ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे
कि एक सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला हम केस लेंगे कि हमारे पास एक इनफाइनाइट चार्ज शीट होगी, एक चादर होगी, आवेश की चादर, उससे हम कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर हम अपना कैपेसिटर पे कूदेंगे। डिप्लोमा के लिए इतनी ज़्यादा ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ, आप जब कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया आपको पता होना चाहिए कि एक आवेशित चालक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगले वीडियो में मिलते हैं।